हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपकी ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आप ना जानते हो। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको जितना जानोगे उतना ही उसमें खो जाओगे। इतिहास का हर पन्ना उन कहानियों से जुड़ा है जो हम अपनी जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ते हैं, जिसमें हमें राजा महाराजा, उनके युद्ध और जीवन के बारे में कई बातें पता चलती हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही योद्धा के बारे में जिनका नाम मराठा साम्राज्य में काफी प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं खंडेराव होलकर की, जिन्हें महान और वीर योद्धा माना जाता है और उनका इतिहास बताया भी जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे वीर योद्धा के जीवन से जुड़े कुछ अहम पहलुओं के बारे में। सबसे पहले बात करना चाहूंगा इनके शुरुआती जीवन को लेकर। तो खंडेराव होलकर, जो कि सेनापति श्रीमंत महाराज मल्हार राव होलकर और रानी गौतमाबाई के पुत्र थे। इनका जन्म सन 1723 ईस्वी में हुआ था। यह बचपन से ही राजकाज में काफी रुचि लेते थे, जिसके कारण इन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर छोटी सी आयु में स्वतंत्र होकर लड़ाई लड़ी थी। इनका स्वभाव भले ही क्रोध भरा रहा था, लेकिन वो वीर और साहसी व्यक्ति थे। खंडेराव होलकर के विवाह के बारे में बताना चाहूंगा। सन 1735 ईस्वी में खंडेराव होलकर का विवाह देवी अहल्याबाई के साथ हुआ था। इनको एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई थी। पुत्र मालेराव और पुत्री का नाम मुक्ता था। इतना ही नहीं, खंडेराव की 10 पत्नियां थीं। खंडेराव होलकर की पहली पत्नी अहल्याबाई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं खंडेराव होलकर की 9 और पत्नियां थीं। हालांकि इनके नाम इतिहासकारों द्वारा नहीं दिए गए हैं। वहीं बात करते हैं इनकी शुरुआती शिक्षा को लेकर और युद्ध को लेकर। तो खंडेराव होलकर ने अपने पिता से युद्ध कला की शिक्षा ली, जिसमें वो काफी निपुण हो गए थे। इसके बाद इन्होंने अपने जीवन में निम्न युद्ध में अपना योगदान दिया था। सबसे पहले इनके युद्ध के बारे में बताना चाहूंगा, जो था निजाम और मराठा युद्ध। सन 1737 ईस्वी में निजाम और मराठाओं के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। खंडेराव ने उस युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए युद्ध जीता और निजाम पर विजय हासिल की। इसके बाद मालवा में मुगलों की ओर से शाजापुर के कमाविशदार को लूटा गया, बस्तियों को जलाया गया और कई लोगों को जान से मार दिया गया। इसकी खबर जैसे ही होलकर सैनिकों को लगी तो खंडेराव होलकर ने मीर मानी खान पर हमला कर उसे मार गिराया था। वहीं बात करेंगे इनके दूसरे युद्ध के बारे में, तो वो पुर्तगालियों के साथ युद्ध था। सन 1739 ईस्वी में मराठाओं की पुर्तगालियों के साथ युद्ध चल रहा था। तभी खंडेराव ने संताजी बाग के साथ मिलकर तारापुर के किले के नीचे बारूदी सुरंगें बिछाकर धमाका कराया, जिसके कारण किले की दीवारें ध्वस्त हो गईं और मराठाओं ने घमासान युद्ध कर किले को हासिल कर लिया। इनका तीसरा युद्ध था देवली एवं बगरू युद्ध। जब भी 1747 ईस्वी के देवली युद्ध, 1748 ईस्वी बगरू युद्ध का नाम आता है, तो सबसे पहले खंडेराव होलकर का वर्णन किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर हर युद्ध में भागीदारी की थी। नंबर 4 युद्ध इनका आता है जाटों पर आक्रमण। जनवरी 1754 ईस्वी के शुरुआत में खंडेराव ने 4000 मराठा सेना के साथ मिलकर अपना डेरा लगाया, जिसके बाद उन्होंने जाट प्रांत के मेवाती जिलों में अधिकार जमाने के लिए मराठा टुकड़ियों को रवाना कर दिया। मराठा सैनिकों ने पहाड़ और जंगलों में छिपकर जाटों पर आक्रमण किया और अपना अधिकार हासिल किया। जिस समय मराठा सैनिकों ने हमला किया, उस समय सूरजमल जाट का पुत्र जवाहर सिंह बरसाना में मौजूद थे। डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने बरसाना छोड़ने का फैसला लिया और डींग पहुंच गए। वहीं उन्होंने पनाह ली, जिसके बाद खंडेराव ने जाटों के शहर पर अपना
हक जमाना शुरू कर दिया, साथ ही अपने राज को वहां स्थापित किया। नंबर 5, गंगूला नामक जाटगढ़ी। गंगूला नामक जाटगढ़ी पर भी मराठाओं ने आक्रमण किया और इसे हासिल करने में कामयाब रहे। समय बीतता रहा और खंडेराव अपना परचम फैलाता रहा। देखते ही देखते उसने जाट साम्राज्य हासिल कर लिया, जिसके कारण अब वो काफी वीर और साहसी योद्धा बन गए। बताना चाहूंगा खंडेराव होलकर एवं मुगल बादशाह। खंडेराव होलकर का खौफ इतना ज्यादा हो गया था कि उनसे मुगल बादशाह भी डरने लगे थे। एक बार जब खंडेराव होलकर दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में भगदड़ मच गई। कुछ लोग उस समय अपने घर छोड़कर ही भाग खड़े हुए। मुगल बादशाह भी उनके आने से खौफ में थे, लेकिन खंडेराव सिर्फ बातों को सुलझाने दिल्ली पहुंचे थे, युद्ध के लिए नहीं। दिल्ली के बादशाह ने खंडेराव को खुश करने की काफी कोशिश की। उन्होंने असरफियां, 6 वस्त्रों की खिलअत, जड़ाऊ, सरपेंच, तलवार और हाथों में हाथी, साथ ही साथ उनके हाथी उनको भेंट स्वरूप दी, लेकिन खंडेराव ने उन सभी उपहारों को लेने से मना कर दिया। वो उस समय सिर्फ मीर बख्शी के पास आया था, उनसे विशेष विषय पर चर्चा करने, न कि कोई सरोकार या उपहार लेने। खंडेराव ने ऐसा ही किया। उन्होंने मीर बख्शी के साथ युद्ध से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और उसके बाद दिल्ली रवाना हो गए और अपने शहर आ गए। बताना चाहूंगा खंडेराव होलकर की मौत के बारे में। तो 17 मार्च सन 1754 ईस्वी को खंडेराव होलकर युद्ध का संचालन कर रहे थे। उसी समय घात लगाए बैठे जाट सैनिकों ने किले में घुसकर उन पर गोलियों से हमला कर दिया। हमले में एक गोली खंडेराव होलकर को भी लगी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उस समय खंडेराव होलकर की उम्र 31 साल थी। खंडेराव होलकर की मृत्यु के बाद उनकी 10 पत्नियों में से 9 उनके जाने के बाद सती हो गईं, लेकिन अहिल्याबाई ने ऐसा नहीं किया। वो अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ती रहीं। खंडेराव की मृत्यु के बाद मल्हार राव की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद खंडेराव होलकर के इकलौते बेटे ने अपनी मां अहिल्याबाई होलकर के अधीनता में रहकर कम उम्र में ही इंदौर की गद्दी संभाली और अपना शासन शुरू कर दिया। अहिल्याबाई ने गागरसोली गांव में अपने पति की याद में एक छतरी का निर्माण करवाया और खंडेराव की प्रतिमा स्थापित की। खंडेराव होलकर साम्राज्य। बताना चाहूंगा खंडेराव होलकर एक ऐसे ही सूरवीर योद्धा हैं जिन्हें आज भी इतिहास के पन्नों में याद किया जाता है। कैसे उन्होंने अपने शासन को बचाने के लिए कौन कौन से अहम कदम उठाए और किस तरह कई राज्य और साम्राज्य हासिल किए, इसमें उनके साथ साथ उनकी पहली पत्नी अहिल्याबाई ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने उनके साथ जाने के बाद उनका साम्राज्य ही नहीं बल्कि उनकी याद को भी लोगों के दिलों में ताजा रखा। उनके नाम से जुड़े कई बड़े कार्य करवाए, साथ ही शासन करने के साथ साथ उनकी धरोहर को कायम रखा। इसलिए कहा जाता है, कार्य अच्छे होंगे तो व्यक्ति को किसी पहचान की कोई जरूरत नहीं होती, हमेशा उसके कार्य बोलते हैं और लोगों के बीच प्रशंसा का कारण बनते हैं। इसलिए खंडेराव की तरह निडरपन हर मुसीबत का सामना खुलकर करें, जीत हमेशा हासिल होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी खंडेराव होलकर के जीवन से संबंधित? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और एक से एक बेहतर स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।